अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप लाइव क्लास के अंदर क्यों नहीं कुछ बात करते। तो भाई ये जो हाथ लिख रहा होता है ना, ये उस हाथ का चेहरा है। भाई आज की क्लास के अंदर मैं चंद बेसिक बातों को सबसे पहले जवाब दूंगा, उसके बाद एक न्यू ई कैट एमडी कैट या एनटीएस के बैच के हवाले से भी बात करनी है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का मकसद क्या है, अक्सर बच्चे मुझसे 3 से 4 क्वेश्चन अभी बहुत अरसे से पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन, सर एप्टीट्यूड होता क्या है, एप्टीट्यूड की तैयारी करते कैसे हैं, एप्टीट्यूड की डेट्स क्या हैं। दूसरे नंबर के ऊपर, सर वो एनईडी का, नस्ट का, फास्ट का, आईबीए का टेस्ट कब होगा। या फिर अक्सर बच्चे क्वेश्चन जो है ना मुझसे आके पूछते हैं, जो लिटरली मुझे जानते होते हैं या फिर मेरे प्लेलिस्ट को देखकर आते हैं कि सर वो आपकी नस्ट की प्लेलिस्ट में 141 लेक्चर्स हैं, या सर वो फास्ट के लिए क्या इतने सारे लेक्चर्स को पढ़ना पड़ता है, क्या सर ये सारे लेक्चर्स कवर करने पड़ते हैं। इनफैक्ट कल मुझे एक ए लेवल्स के बच्चे का मैसेज आया कि सर मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा हूं, आई एम अ वर्किंग स्टूडेंट, सो प्लीज लेट मी नो कि हाउ कैन आई जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, और मुझे एप्टीट्यूड की क्या लेक्चर्स लेने की नीड पड़ेगी या मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व कर लूं। तो मैं इन चंद बेसिक बातों का सबसे पहले आपको जवाब दे देता हूं सिलेबस के हवाले से कि भाई सिलेबस क्या होता है, टेस्ट डेट्स क्या होती है, एप्टीट्यूड क्या होता है, आपने क्यों एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है। और स्पेसिफिकली इंटर और ए लेवल्स के बच्चों से मेरा एक जो सबसे एक बुनियादी तौर के ऊपर एक रिक्वेस्ट होती है कि बेटा एप्टीट्यूड की तैयारी क्यों करनी चाहिए, उस क्यों का जवाब भी दे देता हूं। क्योंकि अक्सर इंटर के बच्चों को और ए लेवल्स के बच्चों को गुमराह किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है। जिनके बड़े बहन भाई नहीं होते बेचारों के, जो पहले अपनी फैमिली के इंजीनियर्स बन रहे होते हैं, डॉक्टर्स बन रहे होते हैं, या बीबीए करने की तरफ जा रहे होते हैं, अकाउंटेंट बन रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि भाई एप्टीट्यूड की तैयारी कब करनी है। तो व्हेन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एप्टीट्यूड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि देखो बेटा, अक्सर जो इंटर में बच्चे बैठे हुए होंगे ना, आप किसी मशहूर कोचिंग में बैठे हुए होंगे, किसी जगह पे बैठे हुए होंगे, आपसे आपका टीचर क्या बोलेगा कि भाई इंटर खत्म हो जाए उसके बाद एप्टीट्यूड कर लेना। एप्टीट्यूड तो कर ही लोगे तुम इंटर के बाद। बेटा वो आज से 20 साल पुराने लोग हैं, पहले बता रहा हूं मैं। दूसरे नंबर के ऊपर इंटर का कोई टीचर एप्टीट्यूड में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटर का टीचर एप्टीट्यूड पढ़ा ही नहीं सकता। मेजॉरिटी टीचर तो खाली चंद टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं एप्टीट्यूड, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग डिफरेंट। तो सबसे पहले तो आप इस बात को अपने जहन में रखो, एप्टीट्यूड इज नॉट सिमिलर टू ए लेवल्स और इंटरमीडिएट, इट इज समथिंग डिफरेंट। एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होता है, देखो एप्टीट्यूड हो क्या है, क्या पहले तो इस बात पे फिक्स कर लेते हैं। एप्टीट्यूड एक टेस्ट होता है, हर यूनिवर्सिटी अपना एक टेस्ट लेती है बिफोर ग्रांटिंग योर एडमिशन, कि भाई अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो आपको उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे दुनिया भर के अंदर सेट का टेस्ट होता है। सेट क्या होता है, हमारे पास दुनिया भर की जितनी यूनिवर्सिटीज होती है सेट का टेस्ट लेती है। पाकिस्तान में भी काफी सारी यूनिवर्सिटी सेट को एक्सेप्ट करती है, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी, सही है ना। कहने का मकसद क्या है, इसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है। फास्ट का एनयू बेस्ड टेस्ट कहलाता है, यानी कि फास्ट एनयू टेस्ट कहलाता है, और एक फास्ट एनटीएस का टेस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं। एनटीएस वैसे क्या होता है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, जो अपने टेस्ट लेती है, हर महीने एनटीएस का टेस्ट होता है। मगर फास्ट एक अपना टेस्ट भी लेता है, एनटीएस का टेस्ट भी एक्सेप्ट करता है। नस का सिर्फ अपना टेस्ट एक्सेप्टेड है, एनईडी का सिर्फ अपना भी एक्सेप्टेड है, और सेट भी एक्सेप्ट करता है एनईडी। एमडी कैट का अपना टेस्ट होता है। तो भाई ये चंद बेसिक बातें सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए। मगर उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि सर वो एप्टीट्यूड की जो मैं तैयारी करना स्टार्ट करूं, क्या सर मैं इंटर या ए लेवल्स की बात कर लूं। देखो ये चीज अपने जहन में रखिएगा, ये एक सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, ये सबसे बड़ी गलत बात है कि अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होता कि इंटर के बाद उनके पास टाइम से अवेलेबल नहीं होगा। अक्सर हमारे घरों में क्या होता है, आपके अगर बड़े बहन भाई भी हैं तो वो हो सकता है आपसे कहते हो कि भाई इंटर के बाद तैयारी कर लेना, एनईटी के टेस्ट की, नस के टेस्ट की, आईबी के टेस्ट की। बाखुदा मेरा बेटा ये गलत से गलत अप्रोच है, उसके पीछे मैं रीजन बताता हूं। जब आपके वो बड़े कजन या बड़े बहन भाई पढ़ रहे थे, जिस जमाने में आज से 4 साल 5 साल कबल, उस जमाने में इंटर के पेपर्स मई के से पहले एंड हो जाते थे। तो आपके पास तकरीबन 3 महीने होते थे, 4 महीने होते थे एप्टीट्यूड की तैयारी करने के। मगर अब क्या होता है, अब आपके जून के अंदर जाके पेपर एंड होंगे, और जुलाई के अंदर आपके इनफैक्ट प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे बहुत से बच्चों के। जो ए लेवल्स वाले हैं ऑब्वियसली वो तो अक्टूबर नवंबर एक इंटेक है उनका, और एक इंटेक उनका मई जून वाला आ रहा होता है, मुझे इसका आइडिया है। मगर द पॉइंट इज दैट कि भाई तैयारी क्यों करनी है, क्योंकि देखो आपके पास इंटर के बाद तो टाइम ही नहीं बचेगा ना। इंटर के बाद तो क्या टाइम बचेगा आपके पास, इंटर के बाद जैसे आपके इंटर के पेपर्स एंड होंगे, भी प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, आपके यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आ जाएंगे। क्योंकि देखो टेस्ट की डेट्स क्या होती है हमारे पास, नस्ट का अपना टेस्ट साल में 4 दफा लेता है, नस्ट का टेस्ट साल में 4 दफा होता है, क्योंकि नस्ट पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कंपटीशन वाली यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, कंपटीशन जहां पे हाईएस्ट तरीन होता है। तो इसीलिए नस्ट का टेस्ट साल में 4 दफा होता है। नेट 1 होता है, दिसंबर में उसकी रजिस्ट्रेशन आई भी है, इस्लामाबाद जाके देना पड़ता है। नेट 2 जो होता है आपके पास, वो सिंपल तरीके से कराची में भी होता है, इस्लामाबाद में भी होता है, और आपके पास ये गिलगित वाली साइड के ऊपर भी हो रहा होता है, सही है ना भैया। तो वो आपके पास होता है फरवरी एंड में। नेट 3 आपके पास होता है मार्च से लेके मई के दरमियान के अंदर नेट 3 हो रहा होता है। अगेन ये सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। नेट 4 अगेन तीनों जगहों पे होता है, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, और फिर आपके पास सिंपल तरीके से वहां पे गिलगित वाली साइड के ऊपर भी। और नेट 4 जुलाई के अंदर होता है। मगर कहने का मकसद क्या है, तैयारी कब करेंगे, सिलेबस क्या होता है, भाई उस सारी चीजों के ऊपर भी कवर करते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आईबीए का टेस्ट कब है। देखो आईबीए का, बीबीए का टेस्ट और सीएस का टेस्ट
अगेन साल में दो दो दफा होता है। फॉर एग्जाम्पल राउंड 1 आईबीए का भी आएगा फरवरी के अंदर, और राउंड 2 आएगा पहला संडे जुलाई का, उसमें आईबीए का राउंड 2 होता है। इसी तरीके से आपके पास यूईटी है, यूईटी का टेस्ट मई के अंदर होता है, एनईडी का टेस्ट आपके पास जुलाई के अंदर आता है। तो अगर आप अपने इंटर के एग्जाम से फारिग हुए, आप अपने ए लेवल्स के एग्जाम से फारिग हुए, कल को सर के ऊपर टेस्ट खड़ा हुआ होगा, आप तैयारी नहीं कर सकते। क्योंकि बेटा एक बात जहन में रखिएगा, अक्सर ए लेवल्स का वो जो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था ना कि सर क्या मैं सिर्फ प्रैक्टिस करके, क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना एप्टीट्यूड क्लियर कर सकता हूं? नहीं कर सकते। क्योंकि जो ए लेवल्स का बच्चा बैठा हुआ है ना, आपकी आसानी के लिए बता देता हूं, एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है ना, इसके अंदर हर बोर्ड का कंटेंट अवेलेबल होता है। तो अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं सर क्या हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर क्या सिंध बोर्ड का न्यू सिलेबस होगा, ओल्ड सिलेबस होगा? अबे भाई सिंध बोर्ड इंतहाई बेकार बोर्ड है, उसका कोई सिलेबस नहीं होगा। आपके पास एप्टीट्यूड के अंदर तमाम बोर्ड से मिलकर कंटेंट आता है। यानी कि ए लेवल्स के कुछ टॉपिक्स भी होते हैं, कुछ सिंध बोर्ड के होते हैं, कुछ पंजाब बोर्ड के, बलूचिस्तान बोर्ड के, केपी के बोर्ड के, कश्मीर बोर्ड के। सर नॉर्मली फेडरल और हम ए लेवल्स कह रहे होते हैं उसको, क्योंकि फेडरल के अंदर तमाम बोर्ड्स के कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। कहने का मकसद क्या है, ए लेवल साइड पे आपने मैट्रिसेस का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ होगा, ए लेवल साइड के ऊपर आपने सीक्वेंस सीरीज डिटेल में नहीं पढ़ी हुई होगी, तो आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट को? आप टेस्ट सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये कि आपको पहले लेक्चर्स देने पड़ेंगे, लेक्चर्स आप लोगे, क्लास में टीचर गाइडेंस देगा, उसके बाद आप पर्टिकुलरली जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एप्टीट्यूड की क्लासेस जरूरी क्यों होती हैं? देखो एप्टीट्यूड में होता क्या है, आपने जो चीज इंटर में पढ़ी है वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। आपने इंटर में या ए लेवल्स के अंदर अपने काले पेजेस करने पड़ते थे, आपको 4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए आपको पूरा पूरा पेज भरना पड़ता था। एप्टीट्यूड इज समथिंग डिफरेंट। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं बेटा एप्टीट्यूड इज समथिंग डिफरेंट। एप्टीट्यूड इज नॉट सिमिलर टू इंटरमीडिएट और ए लेवल्स, क्योंकि एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर controlling your pressure, how you are controlling your confidence, how you are working on your shortcuts, how you are managing your time. एप्टीट्यूड इन 4 चीजों का नाम है। किस तरीके से तुम अपना प्रेशर कंट्रोल कर रहे हो, किस तरीके से तुम अपना बैठ के कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, तुम किस तरीके से अपना बैठ के टाइम मैनेज कर रहे हो, किस तरीके से तुम शॉर्टकट्स को अप्लाई कर रहे हो। एप्टीट्यूड के अंदर सिर्फ ये 4 चीजें होती हैं। एप्टीट्यूड के अंदर तुम्हें बहुत दफा वो क्वेश्चंस देखेंगे जो तुमने इंटरमीडिएट में, ए लेवल्स में पढ़े थे, मगर यहां पे तुम उस मेथड पे सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे तुम्हें एक बड़ा ही शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करना पड़ता है, एक शॉर्टकट अप्रोच को अप्लाई करना पड़ता है। ये होता है एप्टीट्यूड, ये होता है एप्टीट्यूड का बेसिक सिलेबस। अब एप्टीट्यूड के अंदर एक बात को डिस्कस कर लेते हैं, सर ये टाइम कॉन्फिडेंस या सर ये टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, सर ये कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स क्या होती हैं? देखो मैं इसे एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। एक इंसान जो एक वाकई में पढ़ने वाला इंसान होता है ना, जिसका एक ख्वाब होता है कि उसने कल को एमआईटी में जाना है, ऑक्सफोर्ड में जाना है, लम्स में जाना है, आईबी में जाना है, एनईडी में जाना है, नस में जाना है, जीआईकेआई में जाना है, प्यास में जाना है, मेहरान में जाना है। तो बेटा जिसने 12 जमातें बड़ी मेहनत से पढ़ी होती है ना, उसको पता होता है उसके माँ बाप की कितनी मेहनत है। तो जब आप इन बिल्डिंग्स के अंदर जाते हो ना अपना टेस्ट देने के लिए, तो बच्चा सबसे ज्यादा जो टेस्ट फेल करता है एप्टीट्यूड का, वो इसलिए फेल नहीं करता, उसको आता नहीं होता। एप्टीट्यूड में मेजॉरिटी बच्चा फेल करता है, वो इस वजह से करता है कि भैया वो कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। जब नस्ट के एग्जाम में आप बैठते हो ना, 3 घंटे के एग्जाम के अंदर 80 मार्क्स का 80 एमसीक्यूज होते हैं मैथ्स के पोर्शन के अंदर, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाता है। जब वो देखता है इतने सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, मैं तो इनमें कहीं स्टैंड ही नहीं करता। जब वो देखता है आईबीए के टेस्ट के अंदर जाके 50 एमसीक्यूज है मैथ्स के, 50 इंग्लिश के, मगर वो जब वहां पे जाके बैठता है आईबीए की बिल्डिंग के अंदर, उसका पूरा कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है, उसका पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इसी तरीके से एनईडी के एग्जाम में जब आप आके बैठते हो, एनईडी की लेगेसी को देखते हो कि आपके माँ बाप ने भी हो सकता है एनईडी से पढ़ाओ, एनईडी का नाम देखते हो, आप एनईडी में जाके बैठते हो, आप फेल कर जाते हो टेस्ट को। कॉन्फिडेंस अगर आपके पास नहीं होगा, या आपको ये नहीं पता होगा प्रेशर किस तरीके से हैंडल करना है, या आपको ये नहीं पता होगा किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, तो एप्टीट्यूड के अंदर इन तमाम बातों को कंसीडर करते हुए पढ़ाया जाता है। एप्टीट्यूड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सिर्फ पाकिस्तान की 2 यूनिवर्सिटीज जो कैलकुलेटर अलाउ करती हैं, द फर्स्ट वन इज प्याज, द सेकंड वन इज एनईडी यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान केमिकल इंजीनियरिंग के लिए टॉप यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, और एनईडी यूनिवर्सिटी कराची के अंदर वाकई है, पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, तकरीबन 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, एक बड़ी पुरानी उसकी लेगेसी है, बड़ी पुरानी उसकी एक फेमस इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में इंजीनियर्स को पैदा करने के लिए। तो द पॉइंट इज दैट इन 2 यूनिवर्सिटीज के अलावा कहीं पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। इधर यू अप्लाई इन मेहरान, इधर यू अप्लाई इन नर्स, इधर यू अप्लाई इन जीआईकेआई, इधर यू अप्लाई इन फास्ट, इधर यू अप्लाई इन यूईटी लाहौर, इधर यू अप्लाई इन कॉमसेट्स, इधर यू अप्लाई इन सीबीएम। किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान की 2 यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो भैया एप्टीट्यूड के अंदर आपको शॉर्टकट सिखाए जाते हैं, किस तरीके से आपने कैलकुलेटर के बगैर सॉल्विंग करनी है, किस तरीके से आपने अपने टाइम को सेव करना है, 2 नंबर्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं डेसिमल प्लेस नंबर, किस तरीके से आपने काम करना है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, खुदा अपने माँ बाप पे इतना जुल्म मत करो, अपने माँ बाप की इतनी मेहनत की कमाई को किसी कोचिंग सेंटर पे जाके मत फेंको। क्योंकि मेरा प्यारा बेटा, किसी भी कोचिंग के अंदर जाओगे ना एडमिशन लेने के लिए, वो कोचिंग वाले क्या करते हैं, 70,000 रुपए 60,000 रुपए एप्टीट्यूड के लिए बच्चे से फीस लेंगे, 35,000 रुपए बेकार से
बेकार आज जो कोचिंग सेंटर और फीस ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि भाई बच्चों को पता ही नहीं है एप्टीट्यूड को किस तरीके से कवर अप करना है। आई वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम द पाकिस्तान जिसने एप्टीट्यूड के तमाम लेक्चर्स को मैथ्स के फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया। आप आज भी यूट्यूब के ऊपर किसी भी चैनल के ऊपर जाके देख लें जहां आपको नस्ट के, फास्ट के, आईबीए के, एनईडी के तमाम लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। कुछ लेक्चर्स मिलेंगे पेड मिलेंगे, या फिर कुछ जो लेक्चर्स मिलेंगे वो इंतहाई बेकार मिलेंगे। आपको किसी भी चैनल के ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। आई कैन स्टिल एश्योर यू दिस पर्टिकुलर थिंग। सो आई वाज द फर्स्ट वन। क्यों मैंने काम किया था? क्योंकि मैंने काम इसलिए किया था कि आई वांट कि यार तमाम बच्चे पढ़ सकें। देखो एक चीज जहन में रखिएगा, एप्टीट्यूड के अंदर ये तमाम बातें बड़ी मैटर करती हैं कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से शॉर्टकट्स को अप्लाई करना है और शॉर्टकट्स कहां कहां यूज हो रहे होंगे। अगर आप इन तमाम चीजों को फॉलो अप करते हुए जा रहे हो तो आपके लिए हर चीज आसान होती जाएगी। अब मैं आता हूं कि सर ये एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करनी है। एप्टीट्यूड का सिलेबस को डिस्कस कर लिया हम लोगों ने थोड़ा सा एक क्विक व्यू के ऊपर। हमने इस बात को डिस्कस कर लिया कि एप्टीट्यूड होता क्या है और हमने इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की टेस्ट डेट डिस्कस कर ली। अच्छा, एमडी कैट की जितनी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका टेस्ट यूजुअली सितंबर के बाद होता है। एनईडी का पहला टेस्ट जुलाई में होता है, दूसरा टेस्ट अगस्त के अंदर होता है। यूईटी लाहौर का टेस्ट मैं बता चुका हूं मई के अंदर होता है। नस्ट के 4 टेस्ट होते हैं, दिसंबर, फरवरी, मई और देन जुलाई। सही है ना? आईबी का टेस्ट पहला फरवरी में होगा, दूसरा जुलाई के अंदर होगा। और कौन सी बची? दाऊद बची। दाऊद का टेस्ट अगस्त के अंदर होता है। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिसंबर के अंदर होता है। सही है ना? कॉमसेट्स का टेस्ट तकरीबन 4 महीने के बाद आ जाता है तो उसका इश्यू नहीं होता। सही है ना? फास्ट का टेस्ट जुलाई के अंदर होता है। फास्ट के अंदर बेसिक मैथ्स भी आती है, एडवांस मैथ्स भी आती है। नस्ट में भी बेसिक मैथ्स भी आती है, एडवांस मैथ्स भी आती है। कैलकुलेटर कहीं अलाउ नहीं होता सिवाय एनईडी और प्यास के। तो चंद बेसिक बातें तो मैंने डिस्कस कर ली। अच्छा, अब दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं कि सर आपके पास क्या ऐसी खास बात है कि मैं आपके पास एनरोल्ड हूं। मेरा बेटा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम लेक्चर्स डाले हुए। आप अगर एप्टीट्यूड की तैयारी करना चाहते हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी इंस्टीट्यूट को, और खुदारा अगर अफोर्ड कर भी सकते हो, मैं अगेन हाथ जोड़ के कहूंगा बेटा आप जब अपने माँ बाप के पैसे जाया करवा दोगे उसके बाद यू विल रियलाइज वन डे जब आप वहां से निकल जाओगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, तो यू विल रियलाइज कि इन्होंने जो पढ़ाया उससे बेहतर मैं घर पे बैठ के कर सकता था। मैं उसके पीछे लॉजिक बताता हूं क्यों ऑनलाइन पढ़ना बेहतर है एज कंपेयर टू अ टिपिकल कोचिंग सेंटर। व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्हाई आई ऑलवेज कॉल दीस पर्टिकुलर पीपल अ कोचिंग माफिया, व्हाई आई यूजुअली कॉल दीस पीपल अ कोचिंग माफिया। अच्छा, नाउ मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर व्हाई वी शुड ज्वाइन योर पर्टिकुलर कोर्स एज कंपेयर टू एनी अदर कोर्स, या फिर सर हम आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से भी क्यों पढ़ें, हम किसी इंस्टीट्यूट को क्यों ना ज्वाइन कर लें। व्हाई, व्हाट इज द रीजन कि सर हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ना करें। मैं क्यों इस बात पे इतना जोर देता हूं, मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। Why I always call these institute as a coaching mafia? Why I always call these coaching centers as a coaching mafia? मैं क्यों कहता हूं, मैं क्यों नहीं रेफर करता हूं कोचिंग माफिया के ऊपर। बेटा सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखिएगा, मैंने एक बड़ा अरसन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया। मैंने ये जो आपकी नई नई आजकल एप्लीकेशन आई है ना, इनकी तरफ से मुझे बड़ी एक खुली ऑफर्स थी। मकसद हो गई, इंडिया की सबसे बड़ी यूएन एकेडमी हो गई। आज ही मेरे पास इनकी तरफ से ईमेल्स अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझसे डिमांड करती है कि हमारे लिए आप टीचिंग करें, हमारी शर्ट पहन के आप टीचिंग करें, और मैंने साफ मना कर दी क्योंकि आई वाज फोकसिंग ऑन माय ओन ब्रांड, आई वाज फोकसिंग ऑन माय ओन चैनल, और मेरा कभी भी मकसद ये नहीं था कि मैं किसी के लिए करूं। सही है ना? सो द पॉइंट इज दैट कि मैं इन तमाम लोगों को कोचिंग माफिया क्यों कहता हूं, स्पेसिफिकली द ऑफलाइन वन। क्यों? देखो 2 रीजंस मैं आपको देता हूं। पहले नंबर के ऊपर द अफोर्डेबिलिटी, द फीस। हर बच्चा इतने मशहूर कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। पहला हर बच्चा 60,000 रुपए नहीं दे सकता। यार एक बच्चे की फीस 60,000 रुपए, और एक क्लास के अंदर मुर्गियों के दड़बे की तरह 200 बच्चे इन्होंने भरा हुआ होता है अपने एक बैच के अंदर। पहली चीज, सही है ना? दूसरे नंबर के ऊपर आप में से बहुत से बच्चों की हो सकता है कोई दोस्त या कजन्स ने कभी ना कभी किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं कि मैंने पढ़ाया इन जगहों पे। मेरा बेटा मसला क्या होता है आपको पता है, इनकी क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है। मैं भी अपनी क्लास की टाइमिंग बताऊंगा। इनकी क्लास की टाइमिंग क्या होती है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक क्लासेस की टाइमिंग होती है अक्सर दफा। मुझे एक बात बताओ, तुम 12 घंटे किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर अगर पढ़ रहे हो, तुम वापस घर पे आके तुम्हारी प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी? योर प्रोडक्टिविटी विल बी 0। आपका जाना ना जाना बेकार होगा। अभी शायद आपको बात समझ में नहीं है, मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आपका कोई दोस्त या कोई जानने वाला अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके तैयारी कर रहा होगा ना, आपको पता है ये क्या कर रहे होंगे, ये अभी तो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन बुला रहे होंगे, 2 क्लासेस ले रहे होंगे। सही है ना? 3-3 घंटे की क्लासेस होती है नॉर्मली, यानी कि सुबह अगर आपने सुबह पर्टिकुलरली 9 बजे इन्होंने आपकी क्लास रखी है तो दोपहर के 3 बजे तक की आपकी क्लास होगी, यानी कि आपके आराम से 6 घंटे चले गए। अब आप खुद सोचो, अगर सुबह 9 बजे आपकी क्लास है तो जाहिर सी बात है आप सुबह उठोगे 7 बजे, 8 बजे पे चिंची, रिक्शा, गाड़ी, बस वगैरह लेके आप वहां पे पहुंचोगे। सही है ना? सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक फॉर एग्जांपल आपकी मैथ्स की क्लास है, फिर आपकी डायरेक्टली 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की कौन सी क्लास है, इंग्लिश की क्लास है, केमिस्ट्री की क्लास है, लेट्स सपोज। सही है ना? और फिर 3 बजे जब आप 3 बजे आपकी कोचिंग की क्लास ऑफ होगी या इंस्टीट्यूट की क्लास ऑफ होगी, देन फिर रिक्शा, टैक्सी, गाड़ी पकड़ के वापस घर पे जाओगे, 4 बजे तक घर पे पहुंचोगे।
आप जाके खाना वाना खाओगे, जाहिर सी बात है थोड़ा आराम करोगे, आप सोओगे, और जब आप वापस उठोगे तो आपके पास कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होगी। या बहुत से केसेस में 9-9 घंटे की क्लासेस रखी हुई होती हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त से पूछिएगा जिन्होंने इनके पास एक किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लिया हो, तो आपको बताएगा कि यार वहां पे जाना ना जाना बेकार है, क्योंकि जब मैं वहां पे जाता हूं तो मेरा इतना पर्टिकुलर टाइम खर्च हो रहा है। आप खुद भी बेसिक टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो इजीली, कुछ हार्ड साइंस मैथ्स नहीं है, सही ना, खुद भी इतनी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो एक मेजर मकसद इन तमाम कोचिंग माफिया का क्या होता है, ये आपसे स्टार्टिंग के अंदर कंप्लीट फीस भी ले लेते हैं, स्टार्टिंग के अंदर 70,000 रुपए भी ले लेते हैं। अब आपको अपने माँ बाप के प्रेशर के ऊपर जाकर उनके ऊपर पढ़ना भी है, और आपको समझ आए ना आए आपको वही चीज बेयर करनी है। एट द एंड ऑफ द डे 99.9999% बच्चा भी मेरी वीडियो से पढ़ रहा होता है, मेरे पास नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप जाके मेरी कोई भी एप्टीट्यूड की वीडियो डालो उसमें एक ही कमेंट आ रहा होता है ज्यादातर, सर वो मैंने अपने माँ बाप के प्रेशर के ऊपर एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया था, पंजाब के या कराची के या पाकिस्तान के किसी भी जगह पे मैं ले लिया था, उसके बाद क्या हुआ सर, वो मैं मजबूरी में सिर्फ वहां जाता हूं, बट पढ़ मैं आपकी वीडियो से रहा होता हूं, समझ में आपका आ रहा होता है। तो अपने माँ बाप के इतने पैसे जाया क्यों करवाने हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर ये वहां पे करके आ रहे होते हैं, वहां पे बच्चा तफियां चल रही होती हैं, वहां पे सिंपल तरीके से 12-12 घंटे की क्लासेस लगाई हुई होती है, 9-9 घंटे की क्लासेस लगाई हुई होती है, और आपके पास कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही होती है। आप इसको खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो, खुद जाके आप देख भी सकते हो, पर्टिकुलरली अगर आपका कोई दोस्त पढ़ता है तो वो आपको बहुत बेहतर तरीके से गाइड करेगा। और अगर आप बोलते हो ना सर तो मैं बेटा आपको टाइम टेबल भी जरा इनका भेज दूंगा, मेरे पास टाइम टेबल भी इनके पड़े हुए हैं जिसके अंदर ये सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक की कंसेक्यूटिव क्लासेस लगाई हुई है, कि पहले बेसिक मैथ्स की क्लास है 3 घंटे की, फिर आईक्यू की क्लास है, फिर मैथ्स की क्लास है, फिर केमिस्ट्री की क्लास है, फिर इंग्लिश की क्लास है। वो 12 घंटे के बाद जब तुम घर पे जाके बैठोगे तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं बचेगा। तो एप्टीट्यूड के अंदर याद रखिएगा, इन लोगों ने एक झूठ बोला हुआ है, इन तमाम माफियाज ने झूठ बोला हुआ है कि एप्टीट्यूड घर पे नहीं हो सकता। भाई खुदारा अपने माँ बाप के पैसे बचाओ, एप्टीट्यूड के किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। करना चाहते हो तैयारी, तुम आराम से घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। बेटा मेरी स्टडी मटेरियल ड्राइव खजाना है, उसमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, तुम आराम से घर पे बैठो, घर पे बैठ के आराम से यूट्यूब के थ्रू पूरी तैयारी कर सकते हो। सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, सॉल्यूशन अवेलेबल है, तमाम प्लेलिस्ट में लेक्चर्स डाले हुए हैं। एक बच्चे का जो मुझे क्वेश्चन आया कल परसों कि सर मैं ए लेवल्स का स्टूडेंट हूं एंड आई डोंट वांट टू वॉच ऑल दोस लेक्चर्स इन दी नस्ट या फास्ट प्लेलिस्ट बट आई वांट टू स्कोर एडमिशन। तो मेरा प्यारा बेटा देखो, बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपने नहीं पढ़े हुए होते। एप्टीट्यूड का मकसद क्या होता है, एप्टीट्यूड का मकसद ये होता है कि यार आपने उस यूनिवर्सिटी के जब टेस्ट को क्लियर करना है तो आपको शॉर्टकट्स आते हो, आप अपने इंटर का या ए लेवल का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज नहीं कर सकते। यू मस्ट नो द शॉर्टकट्स, यू मस्ट नो कि हाउ to attempt the particular question in a very few particular seconds, in a very few time, in a very few particular time limit। आपको ये तमाम बातें अगर आती होंगी उस सूरत के अंदर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो, बट आप नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई मेरी जो पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट में, सारी चीजें मैंने डाली हुई हैं आप लोगों के लिए। आपने बस उसको क्या करना है, उसको गो थ्रू करना है, आपने क्या करना है, उसको सिंपल तरीके से देखना है और साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टडी मटेरियल ड्राइव का लिंक होता है, उसके जरिए आप तमाम लेक्चर्स को ले सकते हो। ये बात तो मैंने बहुत डिटेल में बता दी किस तरीके से आपने कोचिंग माफियाज को ज्वाइन नहीं करना। अब आ जाते हैं अपने पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर कि भाई अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर ठीक है हम ज्वाइन नहीं करते, बट अब आपके पास क्या सॉल्यूशन है। अब आप बताइए कि आपका ई-कैट एमडी-कैट का बैच क्या होगा, या आपका ई-कैट एमडी-कैट का कोर्स क्या होता है, आपके पास ऐसी क्या चीज है जिसके ऊपर हम मुतासिर हो। क्वेश्चन कि सर अगर हम इन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ना करें तो सर क्या हम आपको ज्वाइन करें, हम आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हम किस तरीके से आपको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या वो पैटर्न होगा जिसके अंदर हम आपको ज्वाइन कर लें। तो भाई देखो मैं आपको तमाम साइलेंट फीचर्स बता देता हूं कि भाई मेरे ई-कैट एमडी-कैट के या एनटीएस के या फास्ट के या नस्ट के कोर्स के फायदे क्या होते हैं और उसकी टोटल फीस क्या है। भाई मैं 70,000 रुपए फीस नहीं लेता, सही ना, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम कोर्स कंटेंट डाला हुआ है। मैं अगेन ये बात बार बार रिपीट करता हूं कि बेटा देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पर्टिकुलरली कि आप मेरे बैच में हो तो पढ़ सकते हो, नहीं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी सब कुछ डाला हुआ है। बट मैं आपको फायदा बता देता हूं कि लाइव क्लासेस में क्या होता है। पहले नंबर के ऊपर तो देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर ई-कैट का, नेट का, एमडी-कैट का बैच नंबर 2 है। इसमें नस्ट की तैयारी भी है, फास्ट की तैयारी भी है, एनईटी की तैयारी भी है, जीआईके, प्याज, और जो बच्चे एमडी-कैट की हैं, मेडिकल के, उनकी बैच अलग होता है, सही है ना। अच्छा भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोर्स स्टार्ट कब से हो रहा है, 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब एक क्वेश्चन अक्सर मेरे पास आता है, सर वो आपकी कोर्स की जो क्लासेस होती हैं वो होती कैसे हैं, सर आपके कोर्स के अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, सर क्या मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं, या फिर सर वो क्या क्या फीचर्स होते हैं आपके कोर्स में, सर मैं किसी कोचिंग माफिया के पास अगर नहीं जाऊं तो सर क्या मुझे उससे बेहतर कोई ऑप्शन मिल सकता है, क्या मैं अपने माँ बाप के 70,000 रुपीज बचा सकता हूं। बिल्कुल बचा सकते हो मेरा प्यारा बेटा, कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो जो कोर्स हमारा होता है ना, इस कोर्स में आप नस की, फास्ट की, आईबीए की, जीआईकेआई की, लम्स की, सिंपल तरीके से प्यास की, या फिर मेडिकल की तमाम यूनिवर्सिटी जिसमें नम्स हो गई, खान यूनिवर्सिटी हो गई, डॉ हो गई,
या फिर केएमडीसी हो गई या एसएमसी हो गई, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की आप इजीली तैयारी कर सकते हो इन अ वेरी मिनिमल फीस, इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस, और पूरे साल की वो फीस होती है, आपको हर महीने भी नहीं देनी। बहुत से बच्चे तो चौंक जाएंगे जब मैं उन्हें फीस बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त जो एप्टीट्यूड की फीस चल रही है हर जगह के ऊपर 60,000 रुपीज चल रही है। तो भाई हमारी जो फीस होती है पूरे साल की फीस मुश्किल से 6,000-7,000 रुपए के दरमियान होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, सही है ना। और वो एक साल की फीस होती है, पूरे साल की, पूरे कोर्स की। और उस फीस में क्या क्या इंक्लूड होता है आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो कोर्स स्टार्ट कैसे होता है हमारा। हमारे कोर्स में होता क्या है, सबसे पहले मेरा प्यारा बेटा आपको कंप्लीट कोर्स की जो क्लासेस होती हैं वो लाइव होती हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी के पास सुनोगे ना रिकॉर्डेड सेशन हम दे देते हैं, भाई रिकॉर्डेड नहीं होता। अक्सर ये इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि भैया पहला बैच स्टार्ट हुआ और रिकॉर्डेड सेशन पकड़ा देते हैं, भाई ऐसा नहीं होता। लाइव क्लासेस होती हैं, प्रॉपर लाइव क्लासेस। और लाइव क्लासेस के अंदर अक्सर एक क्वेश्चन मेरे पास आता है, सर मैं नेट 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूं कि नेट 1 से पहले सिलेबस एंड हो जाएगा या नेट 2 से पहले या नेट 3 से पहले, तो उसको भी डिस्कस कर लेता हूं। पहले हमारे पास क्या होती है, लाइव क्लासेस होती हैं। ये लाइव क्लासेस का मतलब क्या है कि हर सब्जेक्ट की, जितने सब्जेक्ट भी आपके पास इंक्लूड होते हैं उन तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस कैसी होती हैं, लाइव होती हैं, जूम के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर होती हैं। जो बच्चे भी फीस सबमिट करवाते हैं उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करते हैं, उनकी जो जीमेल होती है उसको एक रजिस्ट्रेशन जो ईमेल होती है उसके ऊपर वो तमाम बच्चे अपनी जूम की क्लासेस को एक्सेस कर पा रहे होते हैं, सही है ना भैया जी। तो आपने करना क्या होता है कि अभी जूम की एप्लीकेशन के ऊपर आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होती हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी चैप्टर्स होंगे, जितने भी डाउट ग्रुप्स होंगे, जितने भी पर्टिकुलर डाउट क्लासेस होंगी, सब की सब किसके ऊपर होती हैं, जूम के ऊपर। सारी की सारी लाइव होती हैं, प्रॉपर्ली लाइव होती हैं। मैं भी क्लासेस का शेड्यूल आपको डिस्कस करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि देखो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने एक क्लास मिस कर दी किसी वजह से, किसी कोई टेस्ट था, कोई कोचिंग में या ए लेवल्स के अंदर या अपने इंटरमीडिएट की वजह से कहीं बिजी चल रहा था, तो उसका क्या होगा, कोई क्लास मिस हो गई तो उस क्लास की उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सही है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जा रही होती है। यानी कि जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाई ना, आपकी लाइव क्लासेस तो हैं और वो लाइव क्लासेस कैसे कंडक्ट हो रही हैं कि भाई सबसे पहले आपको नस्ट के, फास्ट के, एनईडी के, आईबीए के, लम्स के या फिर एमडीकेट की यूनिवर्सिटीज के इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। अच्छा, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आप इधर पहले फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स कवर करवाते हैं सेकंड ईयर के, तो बेटा अगेन मैं आपसे कहता हूं कि भाई एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। एप्टीट्यूड के अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं होता भाई, एप्टीट्यूड के अंदर टॉपिक्स होते हैं, सही है ना। आप इधर पंजाब बोर्ड से, फेडरल बोर्ड से, खुदा इस बात को समझो कि भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टॉपिक्स। एप्टीट्यूड में टॉपिक्स होते हैं, तो भाई पहले आपको सारे टीचर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा रहे होंगे। हाँ, उनमें से कुछ टॉपिक्स आपके सेकंड ईयर में होंगे, कुछ आपके फर्स्ट ईयर में होंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि पहले सेकंड ईयर के टॉपिक्स को हिट करूं मैं, मगर याद रखिएगा एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टॉपिक्स। तो मैं मिक्स टॉपिक्स करवाता हूं, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करता हूं जो नस्ट में बहुत ज्यादा आते हैं, जो एनईडी में बहुत ज्यादा आते हैं। ट्रिगोनोमेट्री है मैथ्स के अंदर, ये नस्ट में बेतहाशा आता है, आईबी में बेतहाशा आता है, एनईडी में बेतहाशा आता है, यूईटी में, कॉमसेट्स में, जीआईकेआई में, प्याज में, हबीब एचयू टॉप्स के अंदर बेतहाशा आता है। सिमिलरली देन आपके पास डेरिवेटिव्स है, आपके पास इंटीग्रेशन है, आपके पास सीक्वेंस सीरीज है, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। बायनोमियल इंडक्शन है, बायनोमियल थ्योरम है, ये नस्ट में, फास्ट में, एचयू टॉप्स के अंदर, हबीब के अंदर, आईबी के अंदर, लम्स के अंदर, प्यास के अंदर बेतहाशा आता है, एनईडी के अंदर, मेरान के अंदर। कहने का मकसद ये कि भाई एज ए टीचर मेरी कोशिश ये होती है कि पहले लाइव क्लासेस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएं। अच्छा, अब बहुत से बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर मैं नेट 2 देना चाह रहा हूं कि उस वक्त तक मेरी तैयारी हो जाएगी या नेट 1 तक तैयारी हो जाएगी। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई हर जगह के ऊपर एक तरीकेकार ये होता है कि जब क्लासेस स्टार्ट होती है तो चूंकि नस्ट का, एनईडी का कोर्स बहुत बड़ा होता है और चूंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, उसका मतलब क्या है, वाकई तौर पे सीरियस हो अपने साथ। जो बच्चा सीरियस नहीं है वो इंटरमीडिएट के बाद, ए लेवल्स के बाद तैयारी स्टार्ट करेगा। जो बच्चा सीरियस है वो आज से तैयारी स्टार्ट करेगा, सही है ना भैया जी। तो जो सीरियस है ना उसके लिए मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट होती है कि देखो बेटा, सबसे पहले आपने जो इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं, उसके बाद आपने रिमेनिंग टॉपिक्स के ऊपर जाना है। और रिमेनिंग टॉपिक्स कैसे कवर कर रहे होंगे, देखो आपको तमाम कोर्स की रिकॉर्डिंग भी पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी, यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग। लेट्स सपोज अगर मैं क्लास में डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बट हो सकता है किसी बच्चे को ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी हो सकता है किसी बच्चे को इंटीग्रेशन पढ़नी हो, बट मैंने तो भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाई, तो उसके लिए तमाम के तमाम जो कोर्स है, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी बच्चे को पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग कि देखो बेटा आपकी लाइव क्लासेस तो साथ साथ चल रही है, लाइव क्लासेस के अंदर आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो कवर हो रहे हैं, मगर अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, अगर आप रिपीटर हो, अगर आपके पास टाइम इंप्रूवर हो, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो आप उस चैप्टर को रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो और फिर जब वो चैप्टर लाइव क्लास में कवर होगा तो आपके कॉन्सेप्ट मजीद इनहेंस हो जाएंगे, मजीद फास्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो बेटा मेरे जो लेक्चर्स होते हैं लाइव क्लासेस के अंदर, ऑब्वियसली मैं अप टू डेट कंटेंट पढ़ा रहा होता हूं, जो स्पेशली नस्ट के पास्ट पेपर्स होते हैं, फास्ट के, आईबीए के, एनईडी के, लम्स के, यूईटी के, कॉन्सेप्ट्स के, मेरान के। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं देने हो कि भाई मेरे जो एप्टीट्यूड के लेक्चर्स होते हैं, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई
ये जो सवाल है ये किस पर्टिकुलर पेपर में आया हुआ है, ये किस यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जा चुका है और ये किस यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से आ रहा है, सही ना। तो मेरी कोशिश होती है कि लाइव क्लासेस अप टू डेट हो, अप टू डेट हो, यानी कि जो पिछले साल जो पिछले नेट के अंदर क्वेश्चंस आए मैं लाजमी तौर पर उनको इंक्लूड कर रहा होता हूं। तो इसलिए लाइव क्लासेस का फायदा है। लाइव क्लास का फायदा क्या है कि आपको अप टू डेट मटेरियल मिलता है, आपको अप टू डेट पास पेपर से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से मेरे दूसरे टीचर्स जैसे फिजिक्स के हो गए, इंग्लिश के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, या इंग्लिश या हमारे पास आईक्यू के हो गए, कि भाई सिंपल तरीके से हम अप टू डेट मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि भाई जो ये क्वेश्चन अगर नस्ट में आया है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, फास्ट में आया किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फीचर क्या है लाइव क्लास का। दूसरा रिकॉर्डिंग, कि भाई जो लाइव क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, उसका मटेरियल भी मिलेगा आपको, उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, तमाम चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सही है ना। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर हमें डाउट आया तो, या मुझे कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं लाइव क्लास में कैसे पूछूंगा आपसे। तो बेटा जूम के ऊपर चैट का ऑप्शन होता है, आप आराम से चैट के ऊपर अपने क्वेश्चन को लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी वो चीज क्लियर नहीं होती तो क्लास के बाद टीचर से भी अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा आपके व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, इनको डाउट काउंटर्स कहा जाता है, वहां पे हमारे डाउट टीचर्स होते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट का एक टीचर इन्वॉल्व होता है, जो कि सब टीचर्स होते हैं ना, को टीचर्स, वो मेरे शागिर्द होते हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। फॉर एग्जांपल कोई नम्स में बैठा हुआ है, कोई एमडी कैट का कोई बच्चा है तो डॉ में बैठा हुआ है, कोई अगर बच्चा इंजीनियरिंग का है तो एनईडी के अंदर बैठा हुआ है, या फास्ट में बैठा हुआ है, या नस्ट में बैठा हुआ है, या फिर यूईटी में बैठा हुआ है, या यूआईटी में बैठा हुआ है, या फिर सिंपल तरीके से वो जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे पे बच्चों के डाउट को सॉल्व कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा टीचर हमारे पास हायर किए हुए होते हैं। तो मेरे जो डाउट सेंटर्स होते हैं, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको किसी चीज में मसला हो रहा है, आप कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप कोई पास्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हो, आपको किसी पास्ट पेपर में मसला आ गया, आप किसी प्रैक्टिस मटेरियल को समझ रहे थे, उसमें इशू आ गया, तो आप उस टीचर से पूछोगे, उस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आपको जवाब देगा, सॉल्यूशन भी देगा। दूसरी चीज, अच्छा देन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, सर टेस्ट क्या है, टेस्ट कैसे होंगे, सबसे बड़ा फायदा क्या है। देखो एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। एप्टीट्यूड के जो चार मैंने आपको मेन फैक्टर्स बताए थे ना, टाइम मैनेजमेंट, सेकंड नंबर के ऊपर प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स, थर्ड नंबर के ऊपर क्या था भैया जी शॉर्टकट्स, एंड फोर्थ नंबर के ऊपर क्या था हमारे पास सिंपल तरीके से कॉन्फिडेंस गेन करना। ये चारों जो एप्टीट्यूड के मेन पिलर्स होते हैं ना, ये आते हैं टेस्ट देने से। तो भाई टेस्ट इज, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टेस्टिंग योरसेल्फ, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टेस्टिंग योरसेल्फ, सही है ना। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट शॉर्टकट्स एंड टेस्टिंग योरसेल्फ। अब ये बात जहन में रखिएगा, अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं, मेरे सारे लेक्चर्स देख लिए सर, मैंने आपके सारे लेक्चर्स को देख लिया सर, मगर वो टेस्ट जो नहीं देता था मैं, तो बेटा आप कभी भी एप्टीट्यूड को क्लियर नहीं कर सकते जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे। तो भाई वो बच्चे जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो हमारे बैच भी होते हैं, उनके हर वीक टेस्ट लिए जाते हैं, यानी कि क्लास में जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया, क्लास में जो भी टीचर ने टॉपिक आपको कवर करवाया, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे वाले दिन, नेक्स्ट संडे वाले दिन उस टॉपिक का टेस्ट होगा। वो टॉपिक का टेस्ट पास पेपर से लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नस्ट के पास पेपर दूं, फास्ट के पास पेपर दूं, एनईडी के पास पेपर दूं, आईबीए के हों, लम्स के हों, या फिर एमडी कैट के पास पेपर दूं, वो जो टेस्ट होता है ना उससे लिया जाता है। ना सिर्फ टेस्ट बल्कि साथ ही उन टेस्ट का सॉल्यूशन भी अपलोड किया जाता है। जो डाउट टीचर होता है वो उसका सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन करता है, किसी बच्चे को मसला होता है तो वो टीचर से पूछता है तो टीचर उसको एक्सप्लेन भी करता है। यानी कि आपके प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं, हर वीक टेस्ट होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि हर 4 हफ्ते के बाद देन ग्रैंड टेस्ट लिया जाता है, यानी कि उन 4 हफ्तों में जितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए, जितने पर्टिकुलर टेस्ट कंप्लीट हुए, जितने पर्टिकुलर टॉपिक्स कंप्लीट हुए, उन सब का एक क्या होगा, ग्रैंड टेस्ट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिएगा। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टेस्टिंग योरसेल्फ। यू कैन नॉट ace an aptitude exam if you are not testing yourself. You cannot ace an aptitude exam if you are not मैनेजिंग योर टाइम। एंड हाउ यू मैनेज द टाइम, कि जब आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर एक वॉल क्लॉक की घड़ी की सुइयों को देखते हुए आप आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टेस्टिंग योरसेल्फ। मैं बार बार अगर बेटा ये जुमला बोल रहा हूं, मैं बोलते बोलते अगर थक रहा हूं बट मैं स्टिल रुक नहीं रहा, इसके पीछे रीजन क्या है कि बेटा मैं चाहता हूं कि भाई तुम इस बात को समझो। अक्सर लोगों के पास कोई गाइड करने वाला नहीं होता। मैं अगेन ये कह रहा हूं कि टेस्ट आर द मोस्ट क्रूशियल थिंग, कि आप जब तक टेस्टों को नहीं करोगे, टेस्ट भी कौन से, पास्ट पेपर बेस्ड टेस्ट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, उसके बाद टीपीपी हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैक्टर है, टीपीपी। टीपीपी का मतलब क्या होता है, टॉपिकल पास्ट पेपर जिसको आप कह सकते हो, या फिर इसके एक और मायने होते हैं टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हमारी सबसे खास बात है, इधर फिजिक्स हो, इधर केमिस्ट्री हो, इधर इंग्लिश हो, इधर मैथ्स हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, टीपीपी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। टीपीपी का मतलब क्या होता है भाई, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी कि जिस टीचर ने आपको जो टॉपिक पढ़ाया है वो उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देगा। फॉर एग्जांपल मेरी आदत ये है कि मैं अपनी मैथ्स की क्लास जब ले रहा होता हूं तो मैं एक टॉपिक के थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा होता हूं, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा होता हूं, तो मेरे टीपीपी वहीं पे कवर हो रहे होते हैं। मगर जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री के टीचर हैं, उन्होंने अपनी क्लास के अंदर अपने कॉन्सेप्चुअल टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद सिंपल तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटिव
प्रॉब्लम्स जो पास्ट पेपर बेस्ड होते हैं बच्चे से शेयर करते हैं विद सॉल्यूशन, ताकि बच्चा उसको कवर अप कर सके। ये टेस्ट के अलावा फीचर है हमारा। ओके अच्छा भाई, देन सब्जेक्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है हमारे पास? ऑब्वियसली हमारे पास सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, आईक्यू है, यानी कि तमाम सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के टेस्ट इन्वॉल्व हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपकी हो रही होंगी। अच्छा कंप्यूटर की क्लास नहीं होती, मैं पहले बता रहा हूँ, कंप्यूटर की कहीं भी क्लास नहीं होती। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे, वो अपने 800 बच्चों की एक क्लास करवा रहे होंगे। तो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली कंप्यूटर इज नॉट अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, कंप्यूटर इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। सही है ना भैया? तो कंप्यूटर के रिलेटेड परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर के आपके गाइडेंस लेक्चर मौजूद होंगे, कंप्यूटर के अंदर आपके टेस्ट प्रॉपर्ली हो रहे होंगे, तो कंप्यूटर की आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर के मटेरियल्स और नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, तो खुदारा कंप्यूटर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है ना? अच्छा मैथ्स के अंदर एडवांस मैथ्स, बेसिक मैथ्स दोनों में कवर करवा रहा होता हूं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा डेमो लेक्चर, अक्सर बच्चे मुझसे फरमाइश करते हैं डेमो लेक्चर की, तो बेटा मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करने वाला हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डेमो लेक्चर का। आप उस डेमो लेक्चर के लिंक को देख सकते हो कि हमारी क्लासेस कैसे होती है, किस तरीके से टीचर तमाम बातों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। वैसे अगर आपने डेमो लेक्चर क्यों लेना है, जब आप मुझे जानते हो, या अगर आप पर्टिकुलरली मेरे चैनल के ऊपर आपको कोई लेक्चर भी समझ में आता है ना, मैं तो कहता हूं अपने बच्चों से, भाई तो मेरे चैनल का कोई भी लेक्चर अच्छा लगता है, उस लेक्चर को उठा के देख लो, तो मैं समझ में आ जाएगा मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। हाँ मगर बहुत से बच्चे कहते हैं सर दूसरे सब्जेक्ट्स कौन से टीचर्स पढ़ाएगा, मैं हमें उनके बारे में देखना है, तो कोई मसले की बात नहीं, बट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में तमाम टीचर्स के डेमो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। सही है ना भैया जी? अच्छा सेकंड नंबर के ऊपर जो एक और इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास आती है, वो आती है कि सर अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहूं, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर अभी करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं बता देता हूं उसका भी। अच्छा तो मैंने आपको सारे के सारे बेनिफिट बता दिए, क्या बेनिफिट्स हैं पढ़ने की, हमसे क्या फायदा है हमसे पढ़ने में, किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ने में। अब देखो किसी कोचिंग माफिया के पास अगर आप जाओगे 70,000 रुपए फीस है, तो आपके जहन में जरूर ये चीज आ रही होगी, सर तो जरूर आपकी फीस कोई 10-12 हजार रुपए तो होगी, या सर कोई 20-30 हजार रुपए तो आप लेंगे, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा क्लासेस का शेड्यूल क्या है? क्लासेस का शेड्यूल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। क्लासेस का शेड्यूल क्या है हमारी क्लासेस का शेड्यूल होगा फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे जो हैं अपने इंटर के अंदर मौजूद हैं। सही है ना? फ्राइडे सैटरडे संडे विल बी आवर इनिशियल शेड्यूल में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 8 दिसंबर को फ्राइडे है, तो पहली क्लास जो आपकी होगी रात के 9:30 बजे होगी। सही है? मैंने रात के 9:30 बजे क्यों कहा? क्योंकि देखो तमाम बच्चे इस वक्त तक कोचिंग से वापस आ जाते हैं। सैटरडे संडे वाले दिन भी हमारी जो टाइमिंग होगी, संडे वाले दिन सुबह में या दोपहर में भी हो सकती है, मगर सैटरडे वाले दिन भी शाम की टाइमिंग होगी। सही है ना? तो टाइमिंग में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी मैथ्स की क्लास है, मेरी मैथ्स की क्लास हमेशा रात में होती है, यानी कि 9:30 के ऊपर, 9 o'clock के ऊपर, ताकि तमाम बच्चे आराम से उसको ज्वाइन अप कर सकें। सही है ना भैया जी? इस तरीके से केमिस्ट्री की क्लास जो होती है वो 8:30 के ऊपर या फिर 7 o'clock पे स्टार्ट हो रही होती है। फिजिक्स की क्लास इधर सुबह में भी हो सकती है, क्योंकि सैटरडे के दिन सुबह के अंदर बिफोर योर कॉलेज टाइम, यानी कि 8:30 to 9:30, या फिर नॉर्मली हम दोपहर की टाइमिंग भी रख रहे होते हैं उसकी। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, जो बच्चे हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हम उसके ऊपर उसको शिफ्ट कर रहे होते हैं। सही है ना भैया जी? मगर क्लासेस की जो टाइमिंग रहेंगी वो फ्राइडे सैटरडे संडे ही रहेंगी। अच्छा एक क्वेश्चन का मैं आंसर कर देता हूं। अक्सर बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर वो मेरा कॉलेज है या मेरा सर इंटरमीडिएट है, मेरा ए लेवल्स है, सर मैं टाइम कैसे साथ साथ मैनेज करूं? देखो मैं एक बात आपसे कह देता हूं मेरा बेटा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एप्टीट्यूड एग्जाम, इफ यू हैव अ ड्रीम टू गो इन एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी सच एज IBA, लम्स, NED, फास्ट और नस्ट, तो बेटा ये वो यूनिवर्सिटी जो आपसे खून पसीना मांगती है, ये वो यूनिवर्सिटी जो आपसे स्ट्रगल मांगती है। आप घर पे बैठ के स्ट्रगल नहीं कर सकते। आप घर पे बैठ के ये नहीं सोच सकते कि यार कि यूनिवर्सिटी आप पे घर पे आएगी, आप बेड पे बैठे हुए होगे, यूनिवर्सिटी आपसे बोलेगी आजा मेरा बेटा मैं तुझे एडमिशन देती हूँ। ऐसा नहीं होता। यू नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट, यू नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा स्ट्रगल। तो भाई अगर आपका कोचिंग है तो कोशिश करो उस कोचिंग के साथ आपको मैनेज लाजमी करने में, इसके अलावा तो कुछ चारा नहीं है ना। अगर आप अपने कोचिंग के बाद, इंटरमीडिएट के बाद तैयारी करना स्टार्ट करो तो ऑब्वियसली इट इज नॉट सक्सेसफुल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या आप अपने इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के बाद बैठ के तैयारी कर रहे हो? सही है ना भाई? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस चीज को फोकस करना है कि पर्टिकुलरली आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो। अच्छा टाइम मैनेज कैसे होगा? बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं इंटर के ए लेवल्स के कि सर वो मेरा जो है ना हमारा क्या चल रहा है, हमारा तो कोर्स चल रहा है या हमारा इंटरमीडिएट चल रहा है, हमारा ए लेवल चल रहा है, हम किस तरीके से करें। देखो इस काम के ऊपर आपने क्या करना है, इस पे आपने थोड़ा सा अपने शेड्यूल को मैनेज करना होगा कि आप हफ्ते के अगर 5 दिन अपने ए लेवल्स को, अपने इंटर को दे रहे हो, तो एटलीस्ट अपने हफ्ते के 2 दिन आप लाजमी तौर के ऊपर इंटरमीडिएट ए लेवल साइड को नहीं दोगे, आप वो एप्टीट्यूड को दोगे, क्योंकि आफ्टर योर ए लेवल्स या आफ्टर योर इंटरमीडिएट आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखो जुलाई में आपके जून के अंदर आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम्स एंड होंगे, जुलाई में प्रैक्टिकल्स होंगे, जुलाई के अंदर
तमाम यूनिवर्सिटी निकल चुकी होंगी आपकी, तो आप यूनिवर्सिटी की तैयारी उस वक्त कर ही नहीं सकते, तो साल थोड़ी जाया करोगे बैठ के। तो आपको इस वक्त जो सैटरडे संडे का आपका टाइम होता है जिसके अंदर आप बैठ के क्रिकेट देख रहे होते हो या मैच देख रहे होते हो या फजूल किस्म की एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हो, इंस्टाग्राम, पबजी एंड सो ऑन, आपको सबको रोकना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। यू नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। मैं पहले आप क्लियर कर देता हूँ कि देखो थोड़ी सी स्ट्रगल है, एक साल की स्ट्रगल है, 6 एक साल भी कहां बचा है। आज क्या है, आज आपके पास नवंबर एंड हो रहा है। नवंबर एंड होने का मतलब ये कि भैया अगले जुलाई तक आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अपियर हो रहे होंगे, तो आपके पास मुश्किल से 8 महीने हैं। ये 8 महीने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी है। क्लासेस आपकी लाइव होंगी, आपने क्लासेस के साथ जो क्लासेस के अंदर काम हो रहा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो क्लासेस में काम हो रहा है आपने क्लासेस को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। जब तक ये नहीं करोगे बेटा कुछ भी करना मुश्किल होगा, पहले बता रहा हूं। अच्छा, ये तमाम बातें जब मैंने कर ली तो ऑब्वियसली आपके जहन में एक चीज आ रही होगी कि सर आपकी कोई फीस कोई 10-20 हज़ार रुपए होगी या 40-50 हज़ार रुपए होगी। जब आप इतनी सारी चीजें करवा रहे हैं, आप टीपीपी भी करवा रहे हैं, आप डॉट भी सॉल्व करवा रहे हैं, आप लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, आप शेड्यूल भी इतना अच्छा बता रहे हैं, सर तमाम कोर्स भी कवर करवा रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का मैं आंसर कर देता हूं कि सर कोर्स कंप्लीट कब हो रहा होगा। बेटा ये आपका कोर्स नेट 4 तक चल रहा होगा, एनईटी और फास्ट के एग्जाम तक चल रहा होगा। आपका कोर्स ऑल्दो पहले एंड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला जून से पहले, यानी कि आपके नेट 3 तक आपका कोर्स इंशाल्लाह ताला एंड हो रहा होगा। मगर रिवीजन चलती रहेगी आपके कोर्स की, यानी कि आप चाहो तो रिवीजन बेस्ड क्लासेस में आ सकते हो, आपके टेस्ट वगैरह चलते रहेंगे, आप उन टेस्टों को दे सकते हो, यानी कि टिल योर एंट्रेंस एग्जाम कोर्स चलता रहेगा। टिल योर एंट्रेंस एग्जाम हमारी कोशिश होगी कि तमाम बच्चे रिवीजन करते रहें। तमाम बच्चे अगर किसी वजह से अपने ए लेवल्स की एग्जाम्स की वजह से, इंटर के एग्जाम्स की वजह से कहीं पे गैप भी लेते हैं तो उसकी वजह से उनको लॉस ना हो, वो उठा के बाद में उसको कवर अप कर ले लाइव क्लासेस के थ्रू या फिर पर्टिकुलरली रिकॉर्डिंग्स के थ्रू या फिर लाइव टेस्ट के जरिए। तो ये एक फायदा होगा कि भाई कोर्स कंप्लीशन कब होगा। हमारी कोशिश होगी कि जून से पहले तक कोर्स एंड करवा दिया जाए, नेट 3 से पहले पहले कोर्स कवर करवा दिया जाए, मगर आपका ये कोर्स की रिवीजन बेस्ड क्लासेस चलती रहेंगी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर फीस के हवाले से गाइड कर देता हूं कि बेटा ऑल्दो हमने जो फीस रखी है 6,500 रुपीज। कितनी फीस है भाई? सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपए फीस रखी हुई है, मगर इसमें अर्ली बर्ड हम डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी कि जैसे हमारी क्लासेस 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं, अगर आप 6 दिसंबर की रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो भैया जी आपको सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए देने की जरूरत है। आपकी ये हमने 500 रुपए का और डिस्काउंट दे दिया। देखो अक्सर बच्चे जो होते हैं उनको एप्टीट्यूड की फीस का आइडिया नहीं होता। बेटा आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पास चले जाओ, मैं ये बात पूरे लेक्चर में बहुत डिटेल में बता भी चुका हूं, मगर एप्टीट्यूड की फीस कितनी चल रही है? 60 से 70 हजार रुपए चल रही है। सर कोचिंग माफिया जो ले रहे हैं, मगर कहने का मकसद है कि हम सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपए ले रहे हैं। उसमें भी हम लोगों ने अर्ली बर्ड डिस्काउंट दिया हुआ है कि अगर आप ग्रुप की सूरत में आते हो, आप अपने फ्रेंड्स को लेकर आते हो, तो उसके अंदर भी 500 रुपीज का मैंने आपको डिस्काउंट दिया हुआ है। जो है ना एप्टीट्यूड की कोर्स इतनी कम कीमत में आप लोग करवा रहे हैं, बट हमारा एक अलग मिशन है, हमारा एक अलग पैशन है। द पॉइंट इज दैट कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो फीस हमने रखी हुई 6,500 रुपए रखी हुई, उस पर मैंने आपको डिस्काउंट दिया हुआ है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवानी कैसे है, क्या तरीकेकार रजिस्ट्रेशन करवाने का? अच्छा, फॉर दी एमडी कैट स्टूडेंट्स एक डिस्काउंट में और दे देता हूं। जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं या वो तमाम बच्चे जिनके फर्स्ट ईयर के अंदर जिनकी A1 ग्रेड था 85% अबव, तो वो भी 6,000 रुपीज फीस हमें दे सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फॉर दी एमडी कैट स्टूडेंट्स जिनका एमडी कैट के अंदर स्कोर 160 प्लस है और उनका इंटर में A1 ग्रेड है, वो भी सिर्फ 6,000 फीस दे सकते हैं। तो ये उनके लिए स्कॉलरशिप है। ऑल्दो हमने एप्टीट्यूड की फीस ऑलरेडी बहुत कम रखी हुई कि बेटा जिस जमाने में इंटर का एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं वो 4,000 रुपए महीने की फीस लेते हैं। आप किसी कोचिंग के अंदर जाओगे तो वो कोचिंग वाला जो है ना, वो आपके इंटर के सब्जेक्ट पढ़ाने की फीस 4,000-5,000 रुपए लेगा। या अगर आप ए लेवल्स के हो तो आपको मालूम होगा बेटा ए लेवल्स की एक सब्जेक्ट की फीस, एक महीने की फीस कितनी चल रही है? 8 से 10,000 रुपए चल रही है। तो हमने वहां पे कंप्लीट ईयर की एप्टीट्यूड की फीस जो आपकी रखी है 6,500 रुपए रखी है, उस पर मैंने डिस्काउंट आपको 3 तरह के दिए। अगर तो आप 6 दिसंबर से पहले आ जाओ तो आपके पास सिंपल तरीके से आपको 6,000 रुपए फीस देनी है, 6,500 रुपए नहीं देनी। या फिर अगर आपका इंटर के अंदर फर्स्ट ईयर में 85+ है, तब भी आप 6,000 रुपीज फीस दे सकते हो। या अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट हो और आप एमडी कैट के इंप्रूवर हो, रिपीटर हो, और आपका एमडी कैट के अंदर 160+ स्कोर था, तब भी आप 6,000 रुपीज फीस दोगे, मगर विद योर प्रूफ। जिनकी A1 ग्रेड वाले वो भी प्रूफ के साथ बेटा होगा, ऐसे नहीं होगा। सही है, प्रूफ सबमिट करवाना लाजमी होगा आपको अपनी परसेंटेज का। ओके, सेकंड नंबर के ऊपर फीस भरने का तरीकेकार क्या है? बेटा फीस भरने का तरीकेकार बहुत आसान है कि आप अपनी रिक्वायर्ड फीस जो होगी 6,500 रुपीज जैज कैश इजी पैसे सदा पे कर सकते हो। इस नंबर के ऊपर नंबर क्या है 030327855025। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल दूंगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी डाल दूंगा। आप इधर इस नंबर के ऊपर जैज कैश भी कर सकते हो, इजी पैसा भी कर सकते हो, सदा पे भी कर सकते हो। नंबर क्या है 030327855025। आप जब इस नंबर के ऊपर पेमेंट कर दोगे, आप इधर अपने मोबाइल से पेमेंट करो, अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करो, या आप मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट करो। इस नंबर के ऊपर लाजमी तौर के ऊपर जब आप पेमेंट कर दो, उसके बाद
पेमेंट की रसीद जो होगी, आपके पास जो मैसेज आएगा, आपने उस मैसेज को इसी नंबर के ऊपर शेयर करना है, सेंड करना है विद योर नेम, ईमेल एड्रेस एंड बैच और टारगेट यूनिवर्सिटी। बैच का मतलब क्या है कि इधर आप ईकेट साइट पे अप्लाई कर रहे हो, इधर आप एमडीकेट साइट पे अप्लाई कर रहे हो, और टारगेट यूनिवर्सिटीज में आप नस्ट, फास्ट, एनआईटी जिनकी भी टारगेट कर रहे हो, जिनका आप टेस्ट देने का इरादा रखते हो, उन सबको लिख दोगे। मैं दोबारा बता देता हूं कि भाई जो रिक्वायर्ड फीस है 6,500 रुपीज, आपने उस पर्टिकुलर फीस को सबमिट करवाने के बाद इधर आप मेरे बैंक अकाउंट पे सबमिट करवाओ, बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी आपको नीचे मिल जाएंगी, इधर आप जैस कैश, इजी पैसे, सदा पे सबमिट करवाओ, इनमें से किसी में भी करवा सकते हो। नंबर यही है, इस नंबर का अकाउंट टाइटल है मोहम्मद हाशिम जिया, मेरी पिक्चर आ जाएगी, मोहम्मद हाशिम जिया के नाम से अकाउंट टाइटल होगा, सही है ना। इस नंबर के ऊपर जैस कैश कर सकते हो, इजी पैसा कर सकते हो, सदा पे कर सकते हो। पेमेंट करवाने के बाद जो पेमेंट की रसीद होती है, पेमेंट की रिसिप्ट होती है और पेमेंट का जो मैसेज आएगा आपके पास, आपने ये दोनों चीजें लाजमी तौर के ऊपर इसी नंबर के ऊपर सेंड करनी है, क्योंकि उस मैसेज के अंदर एक चीज होती है जो कहलाती है ट्रांजैक्शन आईडी नंबर। क्योंकि बेटा जब आप किसी अकाउंट के ऊपर पैसे ट्रांसफर करते हो ना, तो उस बंदे के पास भी एक ट्रांजैक्शन आईडी आती है, तो मैं उन दोनों ट्रांजैक्शन आईडीज को मैच करूंगा। मैच करने के बाद मुझे कंफर्म हो जाएगा कि वाकई में वो पेमेंट आपने करी। क्योंकि अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपको कैसे कंफर्म होगा कि पेमेंट आपको मिल गई है? तो बेटा मुझे कंफर्म ऐसे होगा कि जब आप पेमेंट कर दोगे ना मुझे, तो बेटा आपके पास जो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर आएगा और मेरे मोबाइल पर ट्रांजैक्शन आईडी नंबर आएगा, वो दोनों यूनिक होते हैं। यानी कि यूनिक होने का मतलब क्या है कि दुनिया में और कहीं और पेमेंट हुई होगी, उसका ट्रांजैक्शन आईडी नंबर मेरे पास नहीं आ सकता। तो अगर आपने वाकई मुझे पेमेंट करी है, दुकानदार ने आप पेमेंट मुझे करी है जिससे आपने पैसे सबमिट करवाए हैं, तो बेटा उसके मोबाइल से आप पिक्चर लेके मुझे भेजोगे ना, तो सेम कोड होगा, टीआईडी कोड, वो मेरे पास भी आया हुआ होगा, तो मुझे पता चल जाएगा पेमेंट आपने करी है, सही है ना। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप घर पे बैठ के पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप किसी दुकान के ऊपर जाके उससे जैस कैश, इजी पैसा, सदा पे मेरे नंबर पे भी करवा सकते हो, नंबर ये लिखा हुआ है। नहीं तो आप अपने वालिदे मोहतरम से कह के मेरे बैंक अकाउंट पे भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। बैंक अकाउंट की रसीद, बैंक अकाउंट की डिटेल्स मुझे अपने नेम और ईमेल के साथ इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करनी है। व्हाट्सएप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना पता कैसे चलेगा। तो पेमेंट की जो डिटेल्स होंगी, ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स होंगी, यानी कि पेमेंट जब भेज दिया आपने तो उसकी डिटेल्स लेके इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करोगे। पेमेंट भी इसी नंबर पे करनी है, या तो अगर आप बैंक अकाउंट पे पेमेंट कर रहे हो तब भी, और अगर आप इस नंबर पे पेमेंट कर रहे हो तब भी, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप लाजमी करना है, अपने नेम के साथ, अपने ईमेल के साथ, टारगेट यूनिवर्सिटी के साथ और ट्रांजैक्शन डिटेल्स की कॉपी और बैच भी, सही है ना। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में तमाम बातें समझाई हैं। एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है, टेस्ट की डेट्स क्या होती हैं, क्यों आपने किसी कोचिंग वाले के पास नहीं जाना, क्यों घर पे बैठ के एप्टीट्यूड की तैयारी करना बहुत जरूरी होता है, क्यों आप घर पे बैठ के आराम से एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हो। आई होप अब आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। खुदारा मैं अगेन एक बात कह रहा हूं, इंटर के बाद एप्टीट्यूड की तैयारी मत करना स्टार्ट करिएगा। इंटर के बाद टाइम नहीं होगा, जून में आपके पेपर एंड होंगे, जुलाई में प्रैक्टिकल्स होंगे, और जुलाई में बेटा चिड़िया चुग गई होगी, खेत कुछ भी नहीं बचना आपके पास, है ना। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा, उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम रिजा साइनिंग ऑफ।